खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज ये उल्टा हो गया है और बॉडी से ही माइंड चलता है अल्टीमेटली, माइंड से बॉडी, बॉडी से माइंड। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही आप सभी धर्मों की आराधना कर सकते हैं। सर आपने तो पैरा स्विमिंग की फेडरेशन की नींव रखी थी इंडिया में। सर आपको क्या चैलेंजेस आए थे उस समय? क्या कुछ लोगों ने, कई लोगों ने हो सकता है सपोर्ट करने से मना भी किया हो? क्रिकेट में आपको भीड़ लगे दिखेगी, बाकी खेलों में आप देखेंगे स्टेडियम खाली पड़े हैं, स्कूल के बच्चे लाकर बिठाने पड़ते हैं। खिलाड़ी पैदा करना एलएनआईपी का काम नहीं है, अच्छी क्वालिटी के टीचर्स पैदा करना, अच्छी क्वालिटी के कोचेस पैदा करना उसका मुख्य उद्देश्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खुद का जो इन्वॉल्वमेंट है, जो खिलाड़ियों से मिलते हैं वो किसी भी मेडल जीत कर आने के पश्चात, और जिस आत्मीयता के साथ वो बात करते हैं और वो पर्सनल लेवल पर बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, कंधे पर हाथ रखकर पूछते हैं क्या परेशानी है। कि अनजान पानी में कभी मत कूदो। दिव्यांग लोगों के लिए सशक्तिकरण का खेलों से बढ़िया कोई और माध्यम नहीं है। स्पोर्ट्स आर द बेस्ट मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। वो बच्चा आज मोटिवेशनल स्पीकर है, आप दीपा मलिक का एग्जाम्पल लीजिए, ये हमारे एक सेलिब्रिटी हैं, ये लोग हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। खेलों को गांव स्तर पर ले जाइए, हर कॉर्नर में। ये 2036 में अगर इंडिया में ओलंपिक्स होते हैं तो हमारा 100 मेडल का टारगेट है। फिर उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन करवाए, फिर स्टेट लेवल पे, और फिर सन 2000 में मैंने पहली नेशनल राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता पैरा स्विमिंग में की। हमने स्विमिंग की फेडरेशन भी खड़ी की और हमारे सीनियर्स एक बड़े एग्जाम्पलरी होते थे। अब जैसे हम कई बाहर जा रहे हैं, सिटी में जा रहे हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में हैं, अगर सीनियर वहाँ आ गए तो हम उठ के या तो बाहर निकल गए, वरना सीनियर बैठो, हम बैठे। अब हमारा पेमेंट सीनियर देगा। सर वेलकम टू खेलकास्ट। धन्यवाद। सर पहले आप ये बताइए सर कि आपकी जो लाइफ है वो स्टार्ट कैसे हुई फिजिकल एजुकेशन में, और कैसे आपने स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लिया, कैसे आप स्पोर्ट्स की फील्ड में आए? क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे स्पोर्ट्स को एज अ फुल टाइम करियर बनाते हैं। मैं 11वीं पास करने के बाद दिल्ली से यहाँ ग्वालियर आया, LNIP, उस टाइम LNCPE इसका नाम था। 3 साल का ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होता था। उस कोर्स में मैंने जुलाई 1972 में दाखला लिया। उसके बाद मैंने MPEd किया, मास्टर्स किया। तो उसी वक्त, क्योंकि हम गांव में कबड्डी खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, दौड़ते थे, एथलेटिक्स करते थे, और गांव में तालाब में तैराकी करते थे, और उस वक्त ज़्यादा हाई स्पोर्ट्स की आवश्यकता नहीं थी। बच्चे को 3-4 खेल आने चाहिए, उनका दाखला यहाँ BPEd में हो जाता था। लेकिन उस वक्त बच्चे मेहनत करते थे, काफ़ी सीखने के लिए आते थे। तो इस प्रकार मेरा ग्वालियर आना हुआ 1972 में, और एडमिशन मैंने लिया। और उसके बाद MPEd करने के बाद मैंने जो है डिप्लोमा किया NIS पटियाला से कोचिंग में, और तुरंत उसके बाद मैंने यहाँ जुलाई 1978 में ज्वाइन किया एज स्विमिंग कोच। तो इस प्रकार से मेरा यहाँ कैरियर शुरू हुआ। तो सर क्या आप मतलब पहले भी, बैचलर से पहले भी अपना स्विमिंग करते थे, खेलते थे? हाँ, स्विमिंग करते थे, लेकिन वो ज़्यादा टेक्निकल स्विमिंग नहीं थी। जो टेक्निकल स्पोर्ट्स हमने एडवांस इंटर यूनिवर्सिटी खेलने के लिए या नेशनल खेलने के लिए, वो LNIP में ही आकर शुरू किए। उससे पहले टेक्निकल स्पोर्ट्स नहीं थे। मैं BSc में मैंने एडमिशन लिया था, लेकिन वो छोड़कर मैं फिर यहाँ स्पोर्ट्स में करियर बनाने आया था, क्योंकि इसमें काफ़ी स्कोप था। और चूंकि मेरे बड़े भाई साहब भी फिजिकल एजुकेशन में थे दिल्ली में, और तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि एक अच्छा करियर बन सकता है स्पोर्ट्स में, आप स्पोर्ट्स में जाइए, आप 3-4 गेम अच्छे खेलते हो। तो इसलिए मेरी शुरुआत हुई। तो सर आप मतलब किस तरीके से देखते हैं कि पहले के टाइम में स्पोर्ट्स की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो जो लोग होते थे, जब जैसे कोई बच्चा जा रहा है स्पोर्ट्स के लिए या स्पोर्ट्स के रिलेटेड पढ़ाई करने, तो उसके घर वालों में क्या एटमॉस्फेयर होता था और आज क्या चेंज आया है? जहाँ तक हम बदलाव की बात करें तो दिन रात का अंतर है। क्योंकि हम जब छोटे थे स्कूल में, हमारे तो हेडमास्टर स्कूल में सुबह बोलते थे, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज ये उल्टा हो गया है। खेलों के माध्यम से ही देखिए आप
जो हमारे खिलाड़ी हैं जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो परफॉर्म करते हैं, मेडल आते हैं पैरालंपिक्स में या ओलंपिक्स में या एशियन गेम्स वगैरह में, वो नेशनल हीरो बन जाते हैं हमारे। आज उनके पास नाम है, शोहरत है, पैसा है, नौकरी है, नेशनल हीरोज़ हैं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एक रेस्पेक्टेड सिटीजन्स वो हमारे भारत के हैं। तो बहुत बदलाव हुआ है और गवर्नमेंट का भी साथ काफ़ी है। अभी धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए अभी उतना नहीं है। जितना हम विदेशों में जाकर देखते हैं, खेल के प्रति जो भीड़ आती है खेलों को देखने, हमारे यहाँ तो 2-4 खेलों में, क्रिकेट में आपको भीड़ लगे दिखेगी। बाकी खेलों में आप देखेंगे स्टेडियम खाली पड़े हैं, स्कूल के बच्चे लाकर बिठाने पड़ते हैं, उनमें इंटरेस्ट इनकलकेट करना पड़ता है। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाकर देखो, स्विमिंग जो खेल है, एक नॉन ग्लैमरस स्पोर्ट उसको माना जाता है, उसमें भी आपको स्टेडियम फुल मिलेगा हमेशा। तो जनता धीरे धीरे एक स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। बदलाव है, समय के साथ बदलाव जरूर है, लेकिन जिस तेजी से आना चाहिए उतना तेजी से नहीं है। तो सर, क्या आपने जैसे अभी क्रिकेट की बात करी, तो क्रिकेट को इतना एक्सपोजर इंडिया में क्यों मिला, कैसे मिला? क्योंकि शुरू से तो आई थिंक नहीं था, पर ये एकदम से कैसे डेवलप हुआ और बाकी स्पोर्ट्स में क्यों नहीं आ? देखिए, ये हर खेल की एक नेचर की बात है। क्रिकेट में एक थोड़ा सा ग्लैमर है, हिट, एक सस्पेंस है, हिट करेगा, कहाँ जाएगा, कैच जाएगा, चौका जाएगा, छक्का जाएगा, रन आउट होगा, कैच आउट होगा, क्या होगा, स्टम्प्ड होगा। तो एक वो थोड़ा सा एक सस्पेंस और एक ग्लैमर और एक वो चीज़ है, फाइट वाली चीज़ है। अब जैसे आप देखिए कबड्डी पॉपुलर हो गई, क्यों? उसमें एक फाइट है? उसमें, हाँ, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, एक फाइट है, उसमें स्ट्रगल है। लेकिन कुछ गेम ऐसे हैं बोरिंग हैं, जैसे आप मैराथन देखेंगे, क्या देखेंगे आप उसमें? साइकिलिंग देखेंगे, क्या देखेंगे? साइक्लिंग स्पोर्ट है, वही चीज़ रिपीट हो रही है। इसी प्रकार से स्विमिंग है, और उसमें जो है, और वो क्रिकेट बोर्ड ने मेहनत की है, उसको कमर्शियल किया है, उसे पैसे कमा रहे हैं, क्रिकेट संस्थाएं पैसे कमा रही हैं, कोचेस पैसे कमा रहे हैं, क्रिकेटर हमारे पैसे कमा रहे हैं। तो कमर्शियलाइजेशन स्पोर्ट्स का जरूरी है, लेकिन हर स्पोर्ट का बराबर नहीं हो सकता। ये कभी नहीं होगा कि भाई हर स्पोर्ट का कमर्शियल। अब जैसे यूरोप में आप देखें, यूरोप में इतनी क्रिकेट नहीं है जितना फुटबॉल है। वहाँ हर बच्चा, वहाँ नेता भी है वो फुटबॉल उसको खेलने आती है, मंत्री भी है वो फुटबॉल खेलता है। हमारे यहाँ क्रिकेट का है। हाँ, क्रिकेट ने मेहनत की है, अब हॉकी में मेहनत कर रहे हैं। हॉकी कभी हमारा नेशनल गेम होता था, लेकिन वो नीचे चला गया था, सपोर्ट इतना नहीं था। लेकिन उड़ीसा सरकार ने जब से उसको अडॉप्ट किया है, काफ़ी, हॉकी भी काफ़ी पॉपुलर है। हॉकी और भी पॉपुलर हो सकता है, क्योंकि उसमें भी वही क्रिकेट वाला चीज़ है ना? स्टॉपिंग है, हिटिंग है, गोल स्कोरिंग है, रनिंग है, टैकलिंग है। और वो ऑलरेडी शायद हमारे देश में बहुत अंदर एनग्रेव्ड है, गांव गांव में है। भाई हमारा नेशनल खेल तो हॉकी ही है। और अगर आप बचपन में, हम पंजाब जाते थे, वहाँ अगर खेल के मैदान शहर में जालंधर वगैरह हम गए, तो हमने देखा वहाँ हॉकी, जगह जगह हॉकी की टीमें खेल रही हैं, प्रैक्टिस करती हैं। यहाँ ग्वालियर में भी, छतरी मंडी में हमेशा हॉकी चलता था। आज वहाँ देखें आप, क्रिकेट चलता है वहाँ। जी, हाँ, बदलाव आया है। बदलाव, थोड़ा सा गेम का बदलाव हुआ है, लेकिन सभी गेम बराबर हों ये हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, है, अभी बदलाव है और तेजी से होना चाहिए। सर, आप हरियाणा को बिलोंग करते हैं, तो सर हरियाणा क्यों स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा आगे है बाकी स्पोर्ट्स से? पंजाब भी बगल में है, बट हरियाणा की एक अलग। देखिए, पहली तो बात, मैं हरियाणा से नहीं हूँ, मैं दिल्ली में मेरा गांव पड़ता है। लेकिन हमारी बोलचाल, रहन सहन, सब रिश्तेदारियाँ वो हरियाणा, हम बॉर्डर के इधर हैं, वो हरियाणा बॉर्डर के उधर है। खैर कोई बात नहीं। हरियाणा में गवर्नमेंट का जो, स्पेशली जब पिछली गवर्नमेंट हुड्डा साहब जब थे, उन्होंने काफ़ी जो इंसेंटिव्स दिए, और जो कैश अवार्ड्स वगैरह हैं, खिलाड़ियों को नौकरी हैं, डायरेक्ट उनको जो है आईएएस तो नहीं बना रहे, एसडीएम लेवल तक की जॉब उन्होंने दी हैं। डायरेक्ट डीएसपी रिक्रूटमेंट वो कर रहे हैं। आपने देखा हरियाणा में डायरेक्ट डीएसपी दे रहे हैं, ग्रेड A1 जॉब दे रहे हैं। और हरियाणा ने काफ़ी ग्रेडिंग वगैरह बहुत साल पहले शुरू कर दी, सर्टिफिकेट की वैल्यूज़। पंजाब में भी है, लेकिन हरियाणा में जो कैश अवार्ड्स जो हैं, और जो वहाँ के लोग हष्टपुष्ट हैं, वहाँ का जो रहन सहन है, खान पीन है, वो एक बड़ा हेल्दी है। पंजाब का भी वही है।
लेकिन हाँ, पंजाब में भी पहले अच्छे खेल होते थे, अभी भी हैं, लेकिन हरियाणा थोड़ा आगे शायद कैस अवार्ड का इंसेंटिव की वजह से है। ये मैंने मध्य प्रदेश में भी पूर्व खेल मंत्री जी को कहा था कि मध्य प्रदेश में जरूर हम खेल एकेडमी चला रहे हैं, बहुत खर्चा कर रहे हैं, अच्छी बात है, खिलाड़ी वहाँ रहते हैं, खाना पीना उनको अच्छा डाइट मिलती है, उनको पहनने के कपड़े अच्छे मिलते हैं, किट्स वगैरह अच्छी मिलती हैं, प्लेइंग किट्स मिलती हैं, लेकिन जो उनका कंट्रीब्यूशन मेडल टैली में होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि कैश अवार्ड्स नहीं है मध्य प्रदेश में। कैश अवार्ड्स भी हैं तो नाम मात्र हैं, अभी भी कई साल से मिले नहीं हैं, या उनको काट देते हैं कि भाई 6 खिलाड़ी नहीं थे, 6 राज्यों से नहीं थे। हमारे दिव्यांग स्पोर्ट्स में तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, भाई 6 खिलाड़ी हम कहाँ से लाएं? सीवियर डिसेबिलिटी में पूरे इंडिया में 2-3 बच्चे स्विमिंग करते हैं या एथलेटिक करते हैं, उन कहाँ किसके बच्चे की हम टांग तोड़कर वहाँ खड़ा कर दें कि भाई 6 हो गए अब इनको क्या? तो हमारा राज्य जो है ये इसलिए पीछे है मध्य प्रदेश के कैश हुआ। अब राजस्थान में जैसे देखिए आप, 2 नेशनल सर्टिफिकेट पर वो नौकरी दे रहे हैं। अब नेशनल मेडल के आसाम 10 लाख गवर्नमेंट दे रही है, 10 लाख एक गोल्ड मेडल के। हरियाणा गवर्नमेंट 3 लाख रुपए देती है गोल्ड मेडल के। वो बच्चे फ्लाइटों से आते हैं, अच्छे कमरे में रहते हैं। हमारे बच्चे बेचारे टूटे फूटी ट्रेनों में जा रहे हैं, रिजर्वेशन भी टाइम से नहीं मिलता, वहां जाकर थके हुए हारे पहुंचते हैं। क्या वो स्विमिंग करेंगे, क्या वो एथलेटिक करेंगे? तो सरकार का इंसेंटिव नहीं है। ये मैंने पहले कहा था, अगर मध्य प्रदेश को खेलों का हब बनाना है, ठीक है आप एकेडमी चलाइए, लेकिन उसके बराबर आप कैश अवार्ड देंगे। ये एकेडमी और कैश अवार्ड दोनों देखना, आप एकदम बदलाव आएगा। हरियाणा में गरीब बच्चे स्टेडियम के बाहर कमरा लेकर रह रहे हैं, सुबह 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, शाम को 4 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहीं छोटे मोटे स्कूल में दाखला ले लेते हैं, लेकिन खेलों में कैरियर बनाना है, क्योंकि पैसा है, नौकरी है, नाम है, शोहरत है, नेशनल हीरो वो बनते हैं। तो ये एक मुख्य कारण है हरियाणा का। हरियाणा गवर्नमेंट बाकी राज्यों से इस मामले में बहुत आगे है, इसलिए उनके खिलाड़ी आगे हैं। सर, आपने एलएनआईपी से पढ़ाई करी हुई है। एलएनआईपी एशिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। सर, एलएनआईपी का आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहा? कैसे उसने आपको या आपके आगे के करियर को शेप किया? देखिए, जब बच्चा स्कूल से किसी भी इस प्रकार की संस्था में जाता है जहाँ फुल्ली रेजिडेंशियल हो और वहाँ काफ़ी कड़े नियम हों, सीनियर जूनियर का रेस्पेक्ट, आपस में कांटेक्ट बहुत अच्छे हों, टीचर्स बहुत हाईली प्रोफेशनल हों, डेडिकेटेड हों, जो एक्स्ट्रा बच्चों के साथ टाइम लगाते हों, तो ऐसी संस्था में जैसे आईआईटीज़ हैं, आईआईएम्स हैं, हमारी जो एलएनआईपी संस्था है शारीरिक शिक्षा की, फिजिकल एजुकेशन की, ये तो इंडिया की नंबर 1 संस्था रही है। हाँ, लोगों को इसके बारे में थोड़ा ज्ञान नहीं है। ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर नहीं है एलएनआईपी, वो शारीरिक शिक्षक ट्रेनिंग सेंटर है, एक टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ खिलाड़ी को फिजिकल एजुकेशन टीचर में कन्वर्ट किया जाता है। खिलाड़ी पैदा करना एलएनआईपी का काम नहीं है, अच्छी क्वालिटी के टीचर्स पैदा करना, अच्छी क्वालिटी के कोचेस पैदा करना उसका मुख्य उद्देश्य है। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। टोटल पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन एलएनआईपी में हुआ है लोगों का। आप अगर हमारे सीनियर या हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जूनियर से बात करेंगे, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने जीवन बनाया है और खेलों में, ना कि भारत में ही बल्कि विदेशों में जाकर भी उन्होंने एक अच्छा नाम कमाया है, चाहे वो शारीरिक शिक्षक के रूप में हो, चाहे वो एक कोच के रूप में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स मैनेजर्स के रूप में हो, स्पोर्ट्स प्रमोटर के रूप में हो, बहुत अच्छा नाम कमाया है। तो एलएनआईपी का तो बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सर, जैसे एलएनआईपी है, एलएनआईपी के ही साथ में और भी इंस्टीट्यूट्स हैं स्पोर्ट्स के, फिजिकल एजुकेशन के इंडिया में। तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं, ये स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम में कैसे अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? देखिए, हर संस्था की एक लिमिटेशन होती है। अब संस्था जब बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग देकर एक अच्छा कोच बनाती है, एक अच्छा टीचर बनाती है, जब वो जाता है और किसी स्कूल में लगता है, किसी कॉलेज में लगता है, जोश तो बहुत होता है, लेकिन वहाँ स्कूल का और जो कॉलेज का और यूनिवर्सिटीज़ का इकोसिस्टम है वो स्पोर्ट्स फ्रेंडली नहीं है। वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो वहाँ के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स हैं, वो कितना स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, वो कितना बजट बच्चों को दे रहे हैं, कितना
टाइम टेबल में पीरियड कितने दे रहे हैं आप देखेंगे। कागजों पर शारीरिक शिक्षा कंपलसरी हो गई है स्कूलों में, लेकिन वो शारीरिक शिक्षा बस क्या करते हैं टीचर, प्रिंसिपल इंटरेस्टेड नहीं है, इक्विपमेंट है नहीं, ग्राउंड मेंटेनेंस का पैसा नहीं है, ग्राउंड में धूल उड़ रही है, तो टीचर भी क्या करता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर, बेटा फुटबॉल का आपका स्पोर्ट्स पीरियड है, चलो फुटबॉल हो, खेल लो, जाके खेल लो। सिखाना नहीं है, खेलना कैसे है हमें ये सिखाना चाहिए। फुटबॉल में क्या क्या टेक्निकल स्किल्स हैं, वॉलीबॉल में क्या क्या है, हॉकी में क्या क्या है, ABCD से लेकर हमें स्कूल में 12वीं तक जब बच्चा आता है उसको Z तक हमें सिखाना है। आप देखेंगे जो स्पोर्ट्स एडवांस कंट्रीज हैं उनमें स्कूलों से और कॉलेज यूनिवर्सिटी सिस्टम से ओलंपिक खिलाड़ी आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी सिस्टम से आ रहे हैं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी सिस्टम बस जो इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स होते हैं वो नाम मात्र के हैं, मेडल ले लिया, कुछ स्कॉलरशिप्स ले ली, एडमिशन्स हो गए, बस वहीं खत्म हो जाता है। ओलंपिक लेवल के खिलाड़ी हम जब यूनिवर्सिटी से निकालने लगेंगे तब हमारा इकोसिस्टम बेटर माना जाएगा। तो सर इसके लिए क्या चेंजेस होने चाहिए गवर्नमेंट को, या क्या बड़े लेवल पे चेंजेस होने चाहिए जो स्कूल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे ये बदलाव आए? देखिए, जब तक हम कागजी कार्रवाई करते रहेंगे, पेपर वर्क ओनली करते रहेंगे, प्रैक्टिकल उसका ग्राउंड पर जाकर नहीं देखेंगे। शारीरिक शिक्षा कंपलसरी है, लेकिन वो किस रूप में कंपलसरी है, हो क्या रहा है। और जब तक हम स्कूलों को छोड़िए, आप देहात के स्कूल भी पकड़िए, सिर्फ शहर के नहीं, देहात के स्कूल, पंचायत लेवल पर, हम अभी कितने लोग हमारे जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में वो बच्चे हैं जो शहरों के आसपास हैं या शहरों में हैं, जिनको फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, जिनको कोच उपलब्ध है। आप देहात में जाएंगे, वहाँ जहाँ असली टैलेंट है, जहाँ खान पीन अच्छा है, बच्चे हष्टपुष्ट हैं, मेहनत करते हैं, खेत में काम करते हैं, घर का काम करते हैं, पढ़ाई भी ठीक से कर रहे हैं, वहाँ उनको खेलों की सुविधाएं नहीं है। जब तक हम ग्राउंड लेवल पर जाकर काम नहीं करेंगे, पंचायत लेवल पर, विलेज लेवल पर, स्कूल लेवल पर, हम वो देखें कि कागजों में जरूर पेपर में हमारी शारीरिक शिक्षा कंपलसरी है, स्पोर्ट्स कंपलसरी है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। हो क्या रहा है, पीरियड आया, बच्चे जाओ खेल लो, जूते खराब किए दो, और वो किस में, किस किट में खेलते हैं, वही स्कूल वाली किट में, बेल्ट लगी हुई है, लेदर के शूज पहने हुए हैं। कुछ स्कूलों में आजकल हाउस सिस्टम वगैरह जरूर कर दिया है, भाई सप्ताह में 2 दिन आप टी-शर्ट ट्रैक सूट पहन के आएंगे, लेकिन वो क्या करते हैं उसमें, स्पोर्ट्स, मेजर स्पोर्ट्स कौन कौन से हो रहे हैं। जब तक हम वहां नीचे उतर कर नहीं देखेंगे उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कंपलसरी स्पोर्ट्स करने से, तब तक स्पोर्ट्स नहीं इंप्रूव होंगे। सर जैसे आपने पैरा स्विमिंग में भी वर्क किया है और आप कर रहे हैं, आपका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, तो सर स्विमिंग पहले ही एक ऐसा स्पोर्ट है जो बहुत डेंजरस स्पोर्ट है, मतलब हर कोई नहीं कर सकता, या अगर कोई कर भी रहा है तो वो बहुत डेंजरस भी है। सर उसके बाद उस स्पोर्ट में आप पैरा के प्लेयर्स, उनको सिखाना वो कितना टफ रहा होगा आपके लिए, वो आपने क्या क्या चैलेंजेस आए आपके लिए? देखिए, जब मैं एक तैराकी का छात्र था, स्टूडेंट था, और जब हम स्पेशलाइजेशन कर रहे थे, तब ये पढ़ा गया कि तैराकी एक ऐसा खेल है, क्योंकि वो पानी में होता है, जिसको दिव्यांग बच्चे, जिनके जोड़ों में दिक्कत है, वो भी एक नॉर्मल अपने आप को पानी में फील कर सकते हैं। डिसेबल्ड के लिए भी एक रिहेबिलिटेशन का ये काम करता है। तत्पश्चात हम पटियाला में गए, कोचिंग डिप्लोमा, वहाँ भी वैल्यूज ऑफ स्विमिंग के बारे में बताया गया कि भाई दिस इज द स्पोर्ट वेयर इवन डिसेबल्ड कैन एंजॉय देमसेल्व्स एंड फील नॉर्मल, और रिहेबिलिटेशन वैल्यू है स्विमिंग की। और बाद में मैं स्विमिंग कोच लग गया। लेक्चरर होने से पहले 6 साल मैं LNIP में स्विमिंग कोच के पद पर रहा। 85 में मैं जरूर लेक्चरर हो गया, मैं टीचिंग में आ गया। तो हम ये पढ़ाते रहे, लेकिन कभी प्रैक्टिकल नहीं किया हमने। थ्योरी काम चल रहा था, लेकिन जब मैं 89 में जब मैं जर्मनी ग्वालियर से गया, गवर्नमेंट ने मेरे को डेपुटेशन पे भेजा। 2.5 साल का एक हमारा साइंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का कोर्स था, MS मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स इन साइंस ऑफ ट्रेनिंग। तो ऑन डेपुटेशन गवर्नमेंट ने भेजा था। वहां जाकर मैंने देखा कि वहां पर पैरा स्पोर्ट्स होते थे, पैरा सिटिंग वॉलीबॉल होती थी, वहां पर एक्वा थेरेपी होती थी। तो वो मैंने वहां सीखा, और वहां पैरा स्विमिंग मैंने वहां देखी।
तब जब मैं लौट कर आया 92 में ग्वालियर में, आकर मैंने 4 बच्चों से 90 में शुरू किया मैंने 92 में। और वो उस वक्त मैंने एक्वाथेरेपी के तौर पे किया था शुरू। मैंने रिहैबिलिटेशन के तौर पे किया था, हिंदी में तरणोपचार उसको बोलते हैं। लेकिन जब वो बच्चे तैराक बनने लगे, थोड़ा सीखने लगे, तो हमने पहले छोटे लेवल पर उनको करवाया, फिर उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन करवाए, फिर स्टेट लेवल पे, और फिर सन 2000 में मैंने पहली नेशनल राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता पैरा स्विमिंग में की। हमने स्विमिंग की फेडरेशन भी खड़ी की। जहाँ तक आपने कहा कि डेंजरस स्पोर्ट है, डेंजरस नहीं है। अगर आप देखें, जन्म से ही हर व्यक्ति तैराक है। माँ के गर्भ में जो बच्चा है, जो फीटस है, वो फ्लूइड में है। फ्लूइड इज द फर्स्ट एनवायरमेंट ऑफ एवरी वन ऑफ अस। लेकिन पैदा के होने के पश्चात हम पानी से बच्चे को अलग कर देते हैं। आपने देखा होगा जो नई कंसेप्ट बहुत दिनों से वाटर बेबीज की जो कंसेप्ट है, जो बच्चे पानी में पैदा डिलीवरी हो रही है, या बेबी स्विमिंग है। बच्चों को 20 दिन का 3 सप्ताह का बच्चा है, उसको वहीं से स्विमिंग करवाते। जो नेचुरल मूवमेंट है बच्चे के, जो पालने में वो लेटा लेटा मूवमेंट चलाता है, वो फ्लोटिंग के मूवमेंट है। वो चलने के, कूदने के, गोला फेंकने के, जेवलिन थ्रो के नहीं है। वो मूवमेंट फेड अवे हो जाते हैं बच्चा जब बैठने लग जाता है, जब उसको हम वर्टिकल में लाते हैं। तो वो एज जो है 6 महीने तक की उम्र जो है, बच्चे को हमें पानी में एक्सपोज करना चाहिए। उसके बाद बच्चा पानी डेंजर नहीं है। हाँ, पानी इसलिए डेंजरस है क्योंकि स्विमिंग आती नहीं। बच्चे अनजान में थोड़ा बहुत स्विमिंग आती है, कहीं गांव में किया है, और गहरे पानी में कूद जाते हैं। ये पहला सिद्धांत है कि अनजान पानी में कभी मत कूदो, ये पहला। फिर भी लोग कूद जाते हैं। जब कोई डूब रहा है उसको बचाने जब तक मत जाइए जब तक कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है और आपको अच्छी तरह से आता नहीं है बचाना। कई बार देखा होगा कोई बचाने गया, वो भी डूब गया। लोग ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, तो इसलिए इस वजह से स्विमिंग जो है खतरनाक है। इसीलिए कहा गया है कि स्विमर्स लीड ए सेफर लाइफ देन नॉन स्विमर्स। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग तैराकी जानते हैं उनकी लाइफ सेफ है बनिस्बत उनके जिनको स्विमिंग नहीं आती है। सर, जैसे आपने बात करी पैरा स्विमिंग की, तो जो हमारे दिव्यांग एथलीट्स हैं और जो नॉर्मल एथलीट्स हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों की ट्रेनिंग में, दोनों की फैसिलिटीज में, और गवर्नमेंट से सपोर्ट में? देखिए, हाँ, ये सवाल आपने पहले भी पूछा था, जो मैं उसका पिन पॉइंट उत्तर नहीं दे पाया। तैराकी सिखाना रियली, अगर बच्चे ने 7-8 साल के बच्चे ने स्विमिंग नहीं सीखी है और उस तत्पश्चात आप उसको पूल पर लेके आते हो, सबसे पहला एक कोच का या टीचर का रोल होता है कि उसका पानी का डर निकालना है। फियर ऑफ द वाटर फियर रिमूवल ड्रिल्स हम उनको बोलते हैं। उसको धीरे धीरे पानी में वहला फुसलाकर थोड़े पानी में ले जाते हैं, उसको खिलौने देते हैं, छप छप खेलता रहता है, और फिर उसको थोड़ा डीप वाटर में ले जाते हैं, धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस वॉकिंग वुकिंग करवाते हैं, फिर उसको सबमर्जिंग करवाते हैं, पानी में डुबकी लगवाते हैं, पानी में सांस छोड़ना, बाहर आके सांस लेना, बॉबिंग जिसे कहते हैं, फिर पानी में आँख खोलना। और जब वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, वाटरमैनशिप उसमें आ जाती है, तब हम उसको कोई स्ट्रोक सिखाते हैं। नॉर्मल को स्विमिंग सिखाना एक चैलेंज है, लेकिन दिव्यांग को तो और ज्यादा चैलेंज है। और हर दिव्यांग देखिए अलग है। जैसे हमारी कैटेगरीज हैं, 14 कैटेगरी हैं स्विमिंग में। अब जो S1 से S10 तक है वो फिजिकल कैटेगरीज हैं, S11, 12, 13 वो विजुअली की है, S14 जो है वो इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट की है। लेकिन आप एक कैटेगरी में भी 2 स्विमर अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम कहें S5 कैटेगरी, अगर एक बच्चे के दोनों हाथ नहीं है, यहाँ भुजा नहीं है, किसी वजह से बचपन से नहीं है, या कोई इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से कईयों का एम्पुटेशन कर दिया जाता है, दोनों टांगें ठीक हैं, हाथ नहीं है, तो वो S5 है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनके दोनों हाथ सही हैं लेकिन नाभि से नीचे सेंसेशन नहीं है, पैर नहीं चलते हैं, एब्डोमेन में पूरी ताकत नहीं है, लोअर एब्डोमेन में, अपर एब्डोमेन में, वो भी S5 के हैं। अब एक के तो हाथ नहीं है, वो सिर्फ पैरों से स्विमिंग करेगा, बैलेंस कैसे बनाएगा? और एक के हाथ सही है, पुल उसका सही है, उसकी लेग नीचे जा रही है, लेग किक कर नहीं सकता, तो उसको अपना बैलेंस सिखाना पड़ेगा। उसको फिजिकल सपोर्ट हमें बहुत देना पड़ता है शुरू में। और हर व्यक्ति का, आप देखिए, दिव्यांग बच्चों का एक आइडियल टेक्निक डेवलप होने में बहुत समय लगता है, बल्कि लास्ट मोमेंट तक उनकी एक आइडियल टेक्निक जो एबल्ड वाली है वो टेक्निक नहीं बन पाती, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंस।
बॉडीली डिफरेंस। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरी चीज है, क्योंकि उनमें प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है, तो बच्चे थोड़ा डिसहार्टन्ड, डिमोटिवेट हो जाते हैं। इवन कोच डिमोटिवेट हो जाते हैं। कोच भी खुद अरे ये तो बच्चे को आएगा नहीं यार, सीख नहीं पाएगा, ये तो बहुत स्लो है, क्योंकि उनको उसमें मजा आता है जो बच्चा फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है, जल्दी सीखता है। जैसे मेरा कहना ये है, जो क्लास में बच्चे पुअर होते हैं, टीचर उनको पीछे बैठा देते हैं, और जो अच्छे बच्चे हैं इंटेलिजेंट, उनको सामने बैठाते हैं। होना उल्टा चाहिए। टीचर को उन बच्चों पर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए जो पढ़ाई में कमजोर हैं या क्लास में अटेंटिव नहीं है। कमजोर कोई नहीं होता, बस उनकी क्लास में कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन नहीं है, वो क्लास में ध्यान नहीं देते हैं। अगर ध्यान से समझें, सिंपल तरीके से सिखाएं टीचर उनको, उनके लेवल पर जाकर, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, हर बच्चा सीखता है, अनटिल अनलेस वो बच्चा भैया ऑटिस्टिक ना हो, मेंटली रिटार्डेड ना हो। तो एक चैलेंज तो है, इवन बिटवीन द क्लासेस ऑफ डिसेबिलिटी चैलेंज है, लेकिन अल्टीमेटली वही है, टीचर को पूरा ज्ञान डिसेबिलिटी के बारे में होना चाहिए, कितनी क्लासेस ऑफ डिसेबिलिटी है उनका ज्ञान होना चाहिए, किस डिसेबिलिटी में किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और उसके क्या रूल हैं, स्विमिंग के रूल। अब जैसे ब्रेस्ट स्ट्रोक में है, दोनों हाथों से टच करना है। अगर एक हाथ है, दूसरा हाथ आधा कटा, तो उसको कैसे टच करना है, दूसरा हाथ एक्सटेंड करना या नहीं करना है। अगर एक ही हाथ, तो कैसे करना है। अगर दोनों हाथ नहीं है और ब्रेस्ट स्ट्रोक बटरफ्लाई कर रहा है, तो कैसे करेगा, कैसे टच करेगा, हेड से टच करेगा, एनी लीडिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, टर्न कैसे करेगा। ये सारी नॉलेज, इन चीजों का ज्ञान एक कॉलेज कोच को आना चाहिए। और मेरा ये कहना है, जितना सीनियर कोच, जितना एक्सपीरियंस कोच हो, उसको हमें पैरा स्विमर्स के साथ लगाना चाहिए। सर, तो पैरा एथलीट्स और नॉर्मल एथलीट्स, इन दोनों की ट्रेनिंग कैसे डिफरेंट है, क्या डिफरेंसेस होते हैं? देखिए, एक तो इवेंट्स का डिफरेंस है। जैसे आप एबल्ड बॉडीड में बैठकर आप थ्रो नहीं कर सकते। अब डिसेबल्ड में जो बच्चों का कमर से नीचे सेंसेशन नहीं है, टांग नहीं है, वो सिटिंग थ्रो भी है, सिटिंग शॉट पुट है, सिटिंग जेवलिन है, सिटिंग डिस्कस है, क्लब थ्रो है ना। फिर एक पैर वालों का तो अलग है, बिल्कुल ट्रेनिंग अलग है और इवेंट भी अलग है ना। अब जैसे हमारी स्टीपल चेज नहीं होती है, हमारा हैमर थ्रो नहीं होता है अभी, और स्विमिंग में भी कुछ हमारी लंबी रेस नहीं होती हैं, 400 800 बहुत कम होती हैं, ओलंपिक में भी नहीं होती। तो रेसेस वही हैं, हाँ रूलों में रूल वही हैं स्टैंडर्ड फेडरेशन वाले, लेकिन उनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हम कर देते हैं। और जैसे नॉर्मल बच्चा, उसको तो दोनों हाथ साइमल्टेनियस एट द सेम लेवल टुगेदर दे शुड टच, इन द सेम प्लेन दे शुड मूव। लेकिन डिसेबल में ये थोड़ा सा, वो थोड़े बॉडी टेढ़ी हो सकती है, कितनी टेढ़ी हो सकती है वो रूल है। तो फर्क है, ट्रेनिंग में भी फर्क है, इवेंट्स में भी फर्क है, लेकिन मेडल की वैल्यू वही है, मेडल की वैल्यू वही है। पैरा खिलाड़ियों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो बच्चे व्हील चेयर पर अपनी दिनचर्या खुद नहीं कर सकते, माँ बाप की हेल्प से या किसी केयर टेकर की हेल्प से करते हैं, स्टेडियम में जाते हैं, वहाँ मेहनत करते हैं, उनको इक्विपमेंट भी कोई और पकड़ाता है, उनके बॉडी में कष्ट है, बहुत ज़्यादा विल पावर चाहिए, बहुत ही ज़्यादा जो है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक विल पावर चाहिए उनको। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यस, पैरा स्पोर्ट्स आर मोर डिफिकल्ट। लोगों को लगता है अरे ये एबल्ड बॉडीड के तो मेडल आते नहीं, पैरा वाले, अभी पेरिस से हम लोग 29 मेडल जीत कर आए हैं, है ना। तो इतना आसान, कहना आसान है, घर से निकल के देखिए, जाकर देखिए। और हाँ, ये जरूर था, पहले पैरा में इतने कॉम्पिटिशन्स नहीं थे, लेकिन साल दर साल ये कंपटीशन टफ होते जा रहे हैं, साल दर साल बहुत टफ होते जा रहे हैं। पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड ऊपर जा रहे हैं। तो सर, इसमें जो फैसिलिटीज मिलती हैं दोनों को, एबल एज वेल पैरा, दोनों में फैसिलिटीज और गवर्नमेंट कितना इंटरफेयर कर रही है, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है? देखिए, अभी पिछले कुछ सालों से जो हमारी केंद्रीय सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खुद का जो इन्वॉल्वमेंट है, जो खिलाड़ियों से मिलते हैं वो किसी भी मेडल जीत कर आने के पश्चात, और जिस आत्मीयता के साथ वो बात करते हैं और वो पर्सनल लेवल पर बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, कंधे पर हाथ रखकर पूछते हैं क्या परेशानी है, मेरे को बताओ। उसके बाद इवन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, हमारी जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, वो भी खुद प्रोएक्टिव हो गया है।
पहले हम मंत्रालय में जाते थे, हमसे आधा आधा घंटा हमें बाहर कमरों में फेडरेशंस वालों को घुसने को नहीं मिलता था साई में। और अब साई जो है, जब टीमें हमारी जा रही हैं, जहाज तक हमें छोड़ने जाते हैं, और जब मेडल जीत कर आते हैं जहाज तक उनके पास बन जाते हैं, जहाज के बाहर निकलते ही गुलदस्ता लेके साई के ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम में इम्प्रूवमेंट है, एक सोच में इम्प्रूवमेंट है। और साथ देखो ये चीजें साथ साथ चलती है, खेल बढ़े और गवर्नमेंट भी प्रोत्साहन दे, ये दोनों साथ साथ चलता है। अब जो है गवर्नमेंट प्रोत्साहन देती रहे और खेल आगे बढ़े नहीं तो फिर नहीं होगा, दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारी सुविधाएं की आपने बात पूछी, सुविधाओं में मॉडिफिकेशंस, जैसे एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए हर जगह। अब हम स्विमिंग पूल पर जा रहे हैं तो कहाँ से व्हीलचेयर आने का रास्ता होना चाहिए, बाथरूम चेंजिंग रूम्स में उनकी व्हीलचेयर जा सकें, उनके जो वॉशरूम हैं, जो चेंजिंग कैबिन्स हैं, वो व्हीलचेयर एक्सेसिबल होने चाहिए, उनकी जो उनके यूरिनल्स वगैरह हैं वो उस लेवल पर होने चाहिए। फिर स्विमिंग में पानी में उतरने की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी से बाहर निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार से जब हम ट्रैक पर जाते हैं तो ट्रैक भी एक्सेसिबल होना चाहिए। ये दिक्कतें अभी धीरे धीरे दूर हो रही हैं। गवर्नमेंट ने तो रूल, अभी तो डिसेबिलिटी एक्ट आ गया है 2016 का, उसमें कहा गया है कि कोई भी भेदभाव आप दिव्यांग लोगों के साथ नहीं कर सकते। सर, जैसे पैरा स्पोर्ट्स के लिए, नॉर्मल स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारे स्टेडियम्स हैं, सारी जगह हैं खेलने के लिए, प्राइवेट अकेडमीज हैं। पैरा स्पोर्ट्स के लिए कोई जगह है ऐसी स्पेसिफिक इंडिया में जहां पैरा एथलीट्स ट्रेन करते हैं, या उनके लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया हो? यस, बहुत इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, JSW कर रहा है, पादुकोण राहुल द्रविड़ पादुकोण एकेडमी है इंदौर में, वो कर रही है। कुछ ऐसे NGOs हैं, कंपनियां, OGQ है, गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, हमारी खुद की ग्राउंड जीरो स्पोर्ट्स फाउंडेशन है। हम लोगों की मदद कर, और फैसिलिटीज़ जहाँ देखिए, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गांधीनगर में जो NCOE, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो बनाया है, वो दिव्यांगों के लिए स्पेशली बनाया है। और धीरे धीरे सारे स्टेडियम जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स के, सारे एक्सेसिबल हो रहे हैं, सब में मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं, इवन स्कूलों में मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे हो रहा है। अब ग्वालियर में भी देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जो ट्रेनिंग सेंटर फॉर डिसेबिलिटी बना है, CDS, वो भारतीय सरकार ने जो बनाया, सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने, 175 करोड़ का, वो भी बहुत अच्छी एक फैसिलिटी है। इस प्रकार से जैसे LNIP है, वहाँ भी एक्सेसिबल है। तो आज की तारीख में धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज सामने आ रही हैं। सर, जैसे अवेयरनेस क्रिएट करना है, कई पेरेंट्स शायद होते हैं जिनको पता है उनके यहाँ घर में कोई बच्चा है या कोई घर में आदमी है जो डिसेबल है, पर उनको अवेयरनेस नहीं है कि वो स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर सकता है या आगे जाके ये मेडल ला सकता है, ये अपनी लाइफ बहुत अच्छी कर सकता है। तो इसके लिए क्या पेरेंट्स में अभी भी फियर है, उनको अभी भी अवेयरनेस नहीं है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत इसकी सिग्निफिकेंस है। ये सही है, अभी भी जो बच्चे दिव्यांग हैं डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, उनको पता नहीं है वो क्या करें, क्या कर सकते हैं, कहाँ जाएं, किस खेल में जाएं, किस विधा में जाएं, जीवन में कैसे अपना जीवन यापन बड़े होकर करेंगे। अब मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अब जैसे सत्येंद्र सिंह लोहिया है, उसको 2 प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुके हैं, पद्मश्री उसको मिल चुका है ना, उसको तेंजिंग नोर्गे अवार्ड मिला है, कितने वो चैनल्स पार कर चुका है, इंटरनेशनल पैरा स्विमिंग भी खेला है, वो मेडल भी जीते हैं। अब उसके पिताजी बड़े गरीब थे, हमारे LNIP में वो बेचारे चौकीदार की ड्यूटी करते थे। जब उन्होंने देखा कि डॉक्टर डबास के पास बच्चे आते हैं, दिव्यांग बच्चे क्या करने आते हैं, तो उन्होंने एक दिन आके देखा, मेरे से बात की कि साहब मेरा बच्चा भी गाँव में है, उसको मैं यहाँ ले आऊँ। मैंने कहा यस, उसको लाइए। वो बेचारा गरीब आदमी 2 बीघे ज़मीन बेचकर उसको फैमिली को यहाँ ग्वालियर में शिफ्ट किया। कितना बड़ा रिस्क लिया, लेकिन वो रिस्क लेने के बाद वो बच्चा आज देखिए कहाँ पर है। और वरना रिश्तेदार और गांव वाले क्या कहते थे कि उस बच्चे को भाई तबला सिखा दो, हारमोनियम सिखा दो, ये मंदिर पे बैठ के अपना गुजर बसर कर लेगा, आते जाते लोग पैसे फेंक जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरे पास एक नासिक का बच्चा है जो आज तहसीलदार है। उसके घर वाले जब उसको
वो छोटा था, घर में छुपा के रखते थे, वो सीपी बच्चा है, सेरेब्रल पॉल्सी सीवियर है, और उसको बाहर नहीं निकालते थे। उनको पता लगा कि ग्वालियर में कोई डॉक्टर डबास हैं, वो ऐसे ऐसे ट्रेनिंग देते हैं। उन्होंने कहीं से फ़ोन नंबर मेरा लिया, मेरे को कॉल किया, मैंने कहा कि आप पूल तक ले जाइए बच्चे को, नासिक में ही वहाँ स्विमिंग कोच होगा, मेरी उससे बात करवाइए। मैंने स्विमिंग कोच से बात करवाई, उसको समझाया कैसे कैसे उसको शुरू करना है। वो बच्चा 3-4 साल के अंदर इंटरनेशनल मेडल लेके आया, इंग्लैंड से ब्रॉन्ज मेडल आया, लेकिन उससे उसकी लाइफ चेंज हो गई। वो बच्चा आज मोटिवेशनल स्पीकर है। आप दीपा मलिक का एग्जाम्पल लीजिए, ये हमारे एक सेलिब्रिटी हैं, ये लोग हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। तो ये सही कह रहे हैं आप कि अभी पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है। मेरा तो ये मानना है, मैं जगह जगह बोलता हूँ, दिव्यांग लोगों के लिए सशक्तिकरण का खेलों से बढ़िया कोई और माध्यम नहीं है। स्पोर्ट्स आर द बेस्ट मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, क्योंकि इसमें आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, आपकी फिजियोलॉजी सारे सिस्टम्स इंप्रूव होते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट डेवलप होता है। फिर आप अगर आपके नेशनल में मेडल आते हैं, पैसा आपको मिलता है। आप अगर विक्रम अवार्ड वगैरह मिल जाता है, अर्जुन अवार्ड मिलता है, तो आपको नौकरी है, सरकारी नौकरी है। आप ओलंपियन बन जाते हैं, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिलती है। आपका मेडल आ जाता है, आपको ए ग्रेड ऑफिशियल का मिल जाता है। और आज देखिए नीरज चोपड़ा जी वगैरह, ये हमारे नेशनल हीरो है। हाँ, अब हमने जरूर ये सरकार को क्या करना चाहिए, जहां मेरा ये मानना है, जहां ये दिव्यांगता के जो सर्टिफिकेट बनते हैं, प्रमाण पत्र बनते हैं, वहां पर इनको बड़े बड़े अक्षरों में, अब जैसे ग्वालियर में मैंने एक लगवाया है बैनर, भिंड में लगवाया है, श्योपुर में लगवाया है, मैंने कई जगह भेजे हैं। वहां पर बच्चों को पता नहीं है दिव्यांग सर्टिफिकेट बनो, बस उनको क्या है, कहीं से व्हील चेयर मिल जाए, कहीं से कंबल मिल जाए सर्दियों में, कहीं से खाना मिल जाए, बस ये चीजें, कहीं स्कॉलरशिप मिल जाए, बस का पास बन जाए, ट्रेन में फ्री जाने का पास बन जाए। उनको ये नहीं पता कि जीवन यापन, अपने जीवन का स्तर बनाने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए एक परमानेंट कोई ऐसा साधन ढूंढे, और वो है, ठीक है, कंप्यूटर ट्रेनिंग सिखाते हैं दिव्यांग बच्चों को, मोबाइल की सिखाते हैं, सिलाई कढ़ाई से, ये भी ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स एक अलग चीज है। उनमें नाम नहीं है, गुजर बसर कर लेगा, पैसा है, नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जो नाम, जो शोहरत, जो खेलों में है, और जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो फिजिकल इंप्रूवमेंट, और जो उनको डिसेबिलिटी आगे बढ़ती नहीं है, वो खेलों में है। तो इसलिए मेरा मानना है कि दे आर द बेस्ट मीन्स ऑफ फॉर रिहेबिलिटेशन एंड फॉर एम्पावरमेंट। सर, अगर आपको मौका दिया जाए, अगर आपको स्पोर्ट्स में कुछ चेंज करने के लिए, तो आप क्या चेंजेस करेंगे? अगर आप उस पावर पे बैठे हैं जहां आप चेंजेस कर सकते हैं स्पोर्ट्स में। मेरा एक ही मूव होगा, खेलों को गांव स्तर पर ले जाइए, हर कॉर्नर में जहां टैलेंट है वहां हम नहीं, हम डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में सेंटर बना रहे हैं। गांव लेवल पर क्या है, पंचायत लेवल पर क्या है, स्कूलों में जो दूर दराज के स्कूल है या जो शहर में भी है, शारीरिक शिक्षा कंपलसरी है, लेकिन उसमें होता क्या है, मैं इस चीज को कंपलसरी करूं कि टीचर का एवेल्युएशन, स्पोर्ट्स टीचर का, उसने क्या सिखा रहा है। ये नहीं कि खाना पूर्ति कर दी, हाँ भाई 2 पीरियड लिया, उस पीरियड में किया क्या, सिखाया क्या, कितने बच्चों ने सीखा, किस स्कूल से कितने डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी निकले, कितने स्टेट लेवल के निकले, सीनियर क्लासेस से कितने नेशनल लेवल के खिलाड़ी निकले, ये कंपलसरी होना चाहिए। और पंचायत लेवल पर दूर दराज के इलाकों में खेलों को मैं लेकर जाऊंगा, अगर मेरे पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी तो। सर, आपने तो पैरा स्विमिंग की फेडरेशन की नींव रखी थी इंडिया में। सर, आपको क्या चैलेंजेस आए थे उस समय? क्या कुछ लोगों ने, कई लोगों ने हो सकता है सपोर्ट करने से मना भी किया हो, कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हों, तो क्या आपको क्रिटिसिज्म मिला था उस समय? देखिए, जब आप कोई कार्य करते हैं और लीक से हटकर करते हैं, तो सपोर्ट भी मिलता है, क्रिटिसिज्म भी मिलती है। जब मैंने शुरुआत की थी, मैंने बताया कि मैंने तरणचार के रूप में शुरुआत की थी, मैंने स्पोर्ट्स मानकर नहीं की थी। और ये बच्चे खिलाड़ी बनने लगे, तैरने लगे, तो मैंने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, पहला नेशनल हमने अक्टूबर सन 2000 में करवाया LNIP ग्वालियर में। और मेरे पास कहीं भी राज्यों में संस्थाएं नहीं थी। मैं दिल्ली गया, सामाजिक कल्याण मंत्रालय से एक बुकलेट आती थी, RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से एक पुस्तक निकलती थी, वहाँ NGOs थी।
मैंने कंप्यूटर चलाना सीखा, अपने स्टूडेंट से ही मैं सीखता था। हमारे जो एमपीएड के स्टूडेंट्स हैं उनको कंप्यूटर आता, मैंने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर चलाना सीखा। उसी साल में ईमेल वगैरह आ गई थी। पहले तो लिटरेचर भी नहीं था। मेरे एक इंग्लैंड के फ्रेंड थे, वो मेरे को फोटो कॉपी करके चिट्ठी से भेजते थे। कोई क्लासिफिकेशन की नॉलेज नहीं थी, पैसे हमारे पास नहीं थे, लेकिन बीड़ा उठाया था कि नेशनल करवाना है। क्लासिफिकेशन का कोई हमें पता नहीं था। और हमने एनजीओज को लिखा, 850 एनजीओज को हमने चिट्ठी लिखी, जिसमें आधी से ज़्यादा चिट्ठियां तो वापस आ गई कि भाई एड्रेस सही नहीं है, एड्रेस पूरा नहीं है, क्योंकि बुक में ही पूरा नहीं है, या वो एड्रेस चेंज कर गए या कागजों पर वो संस्था है। 36 एनजीओज का जवाब आया, जिसमें से 16 ने ये कहा कि हाँ, हम भी कुछ एक्वा थेरेपी की सोच रहे हैं या करवा रहे हैं, आप नेशनल करवाएंगे तो हम बच्चे भेजेंगे। और ऐसी वो 16 टीम आई। हालांकि एनजीओ की टीम थी, लेकिन जब हमने वो खड़े किए तो हमने स्टेट वाइज खड़े कर दिए, क्योंकि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर ऐसा है, हम एनजीओ की टीम नहीं दिखा सकते, हम स्टेट की टीम दिखाना है। हमने इंटर स्टेट को हम नेशनल बोलते हैं। खैर, तो मेडिकल डॉक्टर्स, क्योंकि मेरे दोस्त थे ऑर्थोपेडिक के थे, जो अपने फिजिशियन मैंने बुलाए, ऑर्थोपेडी वाले बुलाए, मैंने अपने एलएनआईपी के जो हमारे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के जो थे टीचर्स थे उनकी मदद ली, न्यूरोलॉजी वालों की मदद की। उनको एक क्लास में खड़ा किया कि भाई आपकी ये कैटेगरी, आपकी ये कैटेगरी, आपकी ये कैटेगरी, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी का हमें खुद भी ज्ञान नहीं था। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। धन की कमी हुई, कुछ लोगों ने आगे बढ़कर मदद की, सरकारी अफसरों ने भी मदद की, कुछ लोग पीछे भी हट गए जो कह रहे थे हम ये फला फला इतना पैसा देने को तैयार है, बाद में उन्होंने नहीं दिया, आधा भी नहीं दिया, चौथाई भी नहीं दिया, खुद की हमने अपनी एफडी तोड़वा के खर्चे करने पड़े। तो चैलेंजेस तो बहुत आए, और वो क्रिटिसिज्म भी हुआ। लोगों ने पहले तो कह रहे थे, जब मैं स्विमिंग करवाता था, कि भाई डबास जी यार बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं आप, यार हमें भी बताना। जब लेकिन 2005 के बाद हमारी टीमें इंटरनेशनल में जाने लगी, नेचुरली मैं भाई फर्स्ट कोच था, मैं जाने लगा टीम के साथ, तो 2-4 मेरे इंटरनेशनल जो ट्रिप हुए टीमों के साथ, हालांकि हम अपने खर्चे से जाते थे, तो लोग ये समझते थे कि अरे यार ये तो डबास जी आपने बहुत अच्छा धंधा ढूंढा। वही शब्द जो पहले कह रहे थे सेवा कर रहे हो, वही लोग कहने लगे यार ये तो बहुत अच्छा आपने धंधा ढूंढा। तो ये लोगों की सोच है, लेकिन इन चीज़ों को मैं मन पे लेता तो छोड़ देता, मैंने लिया नहीं, क्योंकि मैंने ठानी थी कि मेरे को कुछ करना है। और जैसे आपको पता है, खुद की मेरी बच्ची भी जो है सेरेब्रल पॉलिसी से पीड़ित है, उसका भी रिहेबिलिटेशन तैराकी से ही, जो तरणोपचार मैंने दिया, उसी से उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। आज वो पीएचडी किए हुए है, अपने पैरों पे खड़ी है, शादी उसकी हो गई है, बच्ची उसके पास है। तो चैरिटी तो घर से शुरू हुई। चैलेंजेस आए लेकिन परवाह नहीं की। चैलेंजेस आज भी हैं, चैलेंजेस आज भी हैं। आज भी लास्ट मोमेंट पे कहीं टीम जा रही है, कुछ बच्चों का लग गया वीज़ा, कुछ बच्चों का वीज़ा नहीं लगा है, टीम बैठी है, कल जाना है, आज तक वीज़ा नहीं आया, हम भाग दौड़ कर रहे हैं, एम्बेसी में जा रहे हैं, एम्बेसी वाले बात नहीं करते, नहीं आप वीएफएस के थ्रू आइए, फिर हम इधर उधर से होम मिनिस्ट्री से लेटर लिखवाते हैं, ईमेल भिजवाते हैं, लास्ट मोमेंट पर पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट पे भागते हैं। चैलेंजेस तो हैं, हाँ, लेकिन इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है। खासकर भारतीय सरकार और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स में अभी धीरे धीरे मध्य प्रदेश को बहुत काम करना है। अभी भी वो ये सोचते हैं, बच्चों को कुछ पैसा देते हैं जैसे अधिकारियों की जेब से जा रहा है। मध्य प्रदेश में बहुत इंप्रूवमेंट होना है। आपने बताया सर क्लासिफिकेशन में इतना सर कंफ्यूजन भी होता होगा, कई बार प्लेयर्स लड़ाई भी करते होंगे, क्योंकि आसान चीज नहीं है कि मुझे इस क्लास में क्यों मेरे साथ अन्याय हुआ है। क्या है, जहां नॉलेज की कमी है ना, सवाल वही ज्यादा करता है, या तो जिसको बहुत ज्यादा पता है या जिसको नहीं पता है। हम भी जब शुरू में बाहर जाते थे, विदेश में, देखते थे कि यार ये S4 का बच्चा है, ये तो S8 की तरह तैराकी कर रहा है। हमें भी रूल नहीं पता थे, लेकिन पहला क्लासिफिकेशन में सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे की डिसेबिलिटी को देखिए, आप क्या डिसेबिलिटी है, ट्रेनिंग करके कितना उसने ओवरकम किया है वो मत देखिए। अब हमारे एक बच्चे हैं, एक पैर नहीं है, एक पैर है उसका, ठीक है, एक पैर से चलता, उस पैर को नहीं चला रहा है क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन जो विदेश का बच्चा है उसने डेवलप कर लिया है, दूसरे पैर को फटाफट फटाफट मार रहा है, वो उसकी बॉडी अच्छी है, उसकी स्विमिंग स्पीड अच्छी है। हमारा कहेगा देखो सर ये तो इसके तो पैर चल, अरे तेरे को किसने रोका है, तूने क्यों नहीं प्रैक्टिस की? बचपन से प्रैक्टिस अगर हम करवाएंगे, एक कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा, एक वो स्ट्रोक सही पैदा होगा। तो इस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, प्रोटेस्ट भी आती हैं
कि साहब मेरी क्लास नहीं है। तो अभी तो हम मेरे ख्याल से काफ़ी नॉलेजेबल हैं क्लासिफिकेशन के मामले में। इंडिया में भी, हमारा पैरा स्विमिंग में भी, पैरा एथलेटिक्स में भी सही क्लासिफिकेशन, थोड़ा बहुत अंतर होता है, वरना वही क्लास आती है इंटरनेशनल में जो हम क्लास नेशनल लेवल पे देते हैं। हाँ, चैलेंजेस काफ़ी हैं और काफ़ी एलेबरेट है। एक बच्चे पर 1 घंटा लगता है। अगर हम नेशनल में 250 बच्चे अगर हमें करने हैं क्लासिफिकेशन 250 बच्चों का, तो कई दिन चाहिए। हमारी तो नेशनल चैंपियनशिप 12 दिन चलेगी, 15 दिन चलेगी। इतना समय होता नहीं, इतना धन नहीं होता। हम फटाफट मोटे, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना हो गया, मोटे तौर पर फटाफट देखा, बच्चे का चाल देखा, थोड़ा स्विमिंग देखा, उसके मेडिकल पेपर देख, क्लास डिसाइड कर देते हैं और वो 99% ठीक होती है। सर, तो इसके कुछ कोर्सेज भी होते होंगे या क्लासिफिकेशन के? इसके कोर्सेज होते हैं। इंडिया में अभी नहीं होते हैं, करवाएंगे हम। इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं। अभी हमने इंडिया में टेक्निकल ऑफिशियल्स के कोर्सेज शुरू किए हैं, हमें कोचिंग के भी शुरू करने हैं। कोचिंग का तो मैं बताऊं आपको कि इवन जो संस्थाएं हैं, LNIP जैसे, NIS, कल ही मेरी मीटिंग थी जो साई के ऑफिसर्स के, जितने भी इनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, पटियाला है, बेंगलोर है, कलकत्ता है, गांधीनगर है, कल ऑनलाइन हमारी मीटिंग थी। उन्होंने अपने डिप्लोमा में जो लास्ट में एक चैप्टर पैरा स्पोर्ट्स का डाला है, उसमें करीब 16 उन्होंने जो दिए हैं टॉपिक्स, और जो हमें ऑनलाइन कवर तैराकी का मेरे को ही कवर करना है मई के एंड में, जब बच्चे इंटर्नशिप में होंगे उस वक्त हमें करना। हालांकि ऑनलाइन की बजाय प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, ऑन द ग्राउंड भी होना चाहिए, क्योंकि ये लेट शुरू किया इस बार, तो जब वो इंटर्नशिप में होंगे तब उनको करवाएंगे। तो ज़रूर क्लासिफिकेशन के कोर्सेज होने चाहिए, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर हैं। मैं लेवल 2 हूँ। लेवल 3 बनने के लिए मेरे को फेडरेशन छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो जैसे रेफरी का होता है, रेफरी शुड बी न्यूट्रल। क्योंकि मैं पैरा स्विमिंग से इंडिया में जुड़ा हूँ, तो मेरे को आगे 3 लेवल का अलाउड नहीं है। मेरे को फेडरेशन छोड़नी पड़ेगी, पैरा स्विमिंग छोड़नी पड़ेगी, न्यूट्रल होना पड़ेगा, तब मेरे को वो अलाउ करेंगे। तो है इंडिया में क्लासिफिकेशन के शुरू करेंगे हम, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर हैं। पहले लेवल 5 होते थे, अभी उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया। आजकल तो वो कहते हैं नेशनल क्लासीफायर एंड इंटरनेशनल क्लासीफायर। अब इंटरनेशनल क्लासीफायर के बीच में एक और घुसा दिया उन्होंने, ट्रेनी इंटरनेशनल क्लासीफायर। मतलब आप पूरे अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, आप अभी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, तो वो ट्रेनी कर देते हैं। तो मैं भी ट्रेनी हूँ, इंटरनेशनल ट्रेनी हूँ, लेकिन मैं बन नहीं सकता क्योंकि मैं फेडरेशन में इन्वॉल्व हूँ। सर, स्पोर्ट्स साइंस और बायोमैकेनिक्स का क्या रोल होता है एथलीट डेवलपमेंट में, और स्पेशली पैरा में, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी और नॉलेज होनी चाहिए? ये आपने बड़ा टेक्निकल सवाल है। बायोमैकेनिक्स भी स्पोर्ट्स साइंसेस का ही हिस्सा है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी है। ये बायोमैकेनिक्स का खासकर हमारी स्विमिंग में बहुत बड़ा रोल है। हाइड्रोडायनेमिक्स बहुत पूरा ही रोल है एक बच्चे का। अब देखिए, जैसे आपने क्लासीफायर का सवाल किया था, क्लासीफायर की एक टीम होती है। एक तो टेक्निकल क्लासीफायर होता है, जो एक सीनियर कोच होता है तैराकी का, जिसको पूरी हाइड्रोडायनेमिक्स की, बायोमैकेनिक्स की नॉलेज है। और एक होता है मेडिकल क्लासीफायर। मेडिकल क्लासीफायर या तो फिजियोथेरेपिस्ट हो या वो MBBS हो, डॉक्टर हो, जिसको बॉडी मेजरमेंट्स का और मसल्स का ज्ञान हो, मेजरमेंट्स लेने का ज्ञान हो और मसल्स की स्ट्रेंथ मापने का ज्ञान हो। अब जो टेक्निकल टेस्ट होता है, वाटर टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो कोच लेता है। अब किसी बच्चे का यहां से उंगलियां कटी हैं, या किसी का इतना पंजा कटा है, किसी का यहां से हाथ कटा है, किसी का यहां से कटा है, किसी के दोनों हाथ, उनको कितना डिसएडवांटेज है पानी में। 2 उंगलियां नहीं है तो क्या है, कितने पॉइंट कटेंगे। एक पैर अगर टेढ़ा है तो कितने पॉइंट कटेंगे, क्या। तो हाइड्रोडायनेमिक्स ही है। और फिर दूसरा कोचिंग, एक तो क्लासिफिकेशन में बहुत नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा कोचिंग में। भाई जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर बच्चे की स्टार्टिंग पोजीशन अलग होती है, क्योंकि सब डिसेबिलिटी अपने आप में अलग हैं, चाहे कुछ परसेंटेज हो, तो उनको उनके हिसाब से हमें स्ट्रोक बनाना पड़ता है उनका। तो इसीलिए
कि हम किस एंगल पर पुल करें, किस एंगल पर फोर्स ये बच्चा लगा सकता है, पूरा कोऑर्डिनेशन बनाते हुए उसकी ब्रीदिंग भी हो, उसका बॉडी रोल भी सही हो, बॉडी पोजीशन भी सही हो, उसकी लेग भी चल जाए, उसकी आर्म भी चल जाए, उसका टर्न भी सही हो जाए, उसका फिनिश भी सही हो जाए, स्टार्ट भी सही हो जाए, किस पोजीशन से स्टार्ट उसको अच्छा रहेगा, ब्लॉक पर बैठकर या ब्लॉक पर खड़ा होकर या साइड में बैठकर या वाटर से। ये ट्रायल एंड एरर से भी हम करते हैं और हाइड्रोडायनेमिक्स की नॉलेज हमें इसमें गाइड करती है। तो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स का तो पूरा भाई फिजिक्स है, स्पोर्ट्स तो पूरा फिजिक्स है। पर सर क्या लगता है आपको कि इंडिया में अभी भी किसी से आप बोलो कि आपको अपने बच्चे को सिखाना है, तो पेरेंट्स यही समझते हैं कि बस एक कोच खड़ा होगा सीटी लेके और वो बस बताएगा कि 4 चक्कर लगा लो, ये कर लो। उन्हें क्यों नहीं पता कि स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ के है, उसमें बहुत साइंटिफिक चीजें हैं जो लगती हैं। यही बात है। कई बार हमने पब्लिक पूल्स वगैरह पर जाते हैं ना, पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं, जहाँ फैमिली बच्चों के साथ हमें कई बार देखकर हंसी आती है। मैं इंग्लैंड गया कुछ साल पहले, और क्योंकि मेरा वहाँ नेफ्यू रहता है, मैं टीम के साथ गया था, लेकिन एक दिन 2 दिन हमारा ऑफ था, तो मैं उसके पास गया। तो जो हमारी ग्रैंड डॉटर है, उसकी बेटी जो है भतीजे की, वो उसको ब्रेस्ट स्ट्रोक नहीं आता था। तो मेरे को कि अंकल आप सिखाइए इसको, आप आज चलिए। और 2 घंटे में उस बच्ची का ब्रेस्ट स्ट्रोक इम्प्रूव हो गया। जब मैं वहाँ पूल पर गया, तो अंग्रेज तो हम ये मानते हैं कि भाई अच्छी स्विमिंग करते होंगे। अच्छा, मैं देख रहा था वो पेरेंट्स अपने बच्चों को करवा रहे थे पूल में, गलत करवा रहे थे, गलत से। मैंने 2-3 को बताया कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करवाइए। मेरे पास भीड़ हो गई कि आप कहाँ से आए हो भैया, आपको इतना ज्ञान कैसे है तैराकी का। तो ये जरूर है कि कुछ लोग पूरी नॉलेज, वो कहते हैं ना नीम हकीम खतरे जान, पूरी नॉलेज ना होने से थोड़ा दिक्कत होती है। कोच को और पेरेंट्स को पूरा ये पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स यूं नहीं है कि बस गए और खेल लिए और मेडल आ गया और पैसे आ गए। बहुत मेहनत है, बहुत साइंटिफिक है, एक तपस्या। मैं ये कहता हूं स्पोर्ट्स कैरियर एक तपस्या है। और जिस व्यक्ति ने, आप देखिए कितने एग्जाम्पल है। अब वो बच्चा एक क्रिकेट में 14 साल का आया है, कल ही उसकी स्टोरी में पढ़ रहा था कि 2 बजे उसके पापा उसको लेके निकलते थे, सप्ताह में 2 दिन के लिए जाते थे, 200-250 किलोमीटर दूर जाते थे उसको प्रैक्टिस करवाने। गरीब वो बेचारे 2 बीघा जमीन बेच दी उसने उस बच्चे के लिए। आज वो तो ऐसे तपस्या, हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं जो तपस्या कर रहा है वो हर उस लेवल पे जाएगा। इंडिविजुअल डिफरेंस है भाई। किस्मत है, चांस का हो, किस्मत का हो, एफर्ट बहुत से लोग लगाते हैं, बेटर लगाते हैं, पूरे लगाते हैं, लेकिन कुछ नहीं पहुंच पाते, कुछ पहुंच जाते हैं। टैलेंट का हो, मेहनत का हो, कई चीजें हैं उसमें। इंडिया में सर स्पोर्ट्स के लिए आदमी पैसा नहीं निकालता अपनी जेब से। पढ़ाई के लिए लोग कोचिंगों में फीस सब जगह मतलब पैसा देने के लिए रेडी रहते हैं। आपका क्या थॉट है इसके ऊपर? आपने सही कहा कि भाई कोचिंग तो इवन छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं, पेरेंट्स दिन में दोपहर में सो रहे हैं, बच्चों को जो है कोचिंग कहाँ जा रहे हैं दोपहर को। बच्चे अभी तो स्कूल से आए, नहीं ये लंच वंच कर लिया, अब यहीं तो यहाँ खेलें, अब इनको ट्यूशन पे जा रहे हैं, ट्यूशन करने जा रहे हैं। तो ऐसा ही, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए तो ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड पर तो वो ट्यूशन के लिए नहीं भेजेंगे, कॉलोनी में कहीं उनको खेलने के लिए नहीं भेजेंगे। उसके लिए आपने सही कहा कि पैसा नहीं, वो वैल्यू नहीं समझते ना, खेल की वैल्यू नहीं समझते। हमारी पर्सनैलिटी जो है, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, देखो पढ़ाई से हमारा माइंड डेवलप हो जाता है, ठीक है, व्हाट अबाउट द बॉडी? और बॉडी से ही माइंड चलता है अल्टीमेटली, माइंड से बॉडी, बॉडी से माइंड है। वो कहते हैं ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही आप सभी धर्मों की आराधना कर सकते हैं, पालना कर सकते हैं। आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप निरोगी काया है तो कुछ नहीं कर सकते। आप खाना भी ढंग से नहीं खा सकते, आप चल फिर नहीं सकते, आप किसी से बात ढंग से नहीं कर सकते, आपका मन प्रसन्न नहीं होगा, अंदर से दुखी दुखी रहेंगे। तो वी पीपल शुड रियलाइज, जैसे मैंने कहा ना, एक फिजिकल कल्चर डेवलप करने की जरूरत है। समाज को शारीरिक शिक्षा, अब जैसे ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, 50 साल पहले हम फिजिकल कल्चर एक वर्ड उन्होंने दिया था। इवन रेस्टोरेंट में हमने जर्मनी में देखा है, जो वो पेपर रखा है, उसमें जो टिश्यू पेपर है, उस पर लिखा हैव यू डन मॉर्निंग एक्सरसाइजेज। दे आर सो कॉन्शियस अबाउट हेल्थ।
अब धीरे धीरे लोग हेल्थ कॉन्शियस होने लगे हैं बड़ी उम्र में। जो है अब इंडिया इतनी शुगर लोगों को हो रही है, डायबिटीज़ इतना हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम इंडिया को हो रही है। हमारे खान पान के तरीके सही नहीं है, खान पान की क्वालिटी सही नहीं है, कुछ भी खाए जा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार से स्पोर्ट्स में भी लोगों का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है कि शरीर कितना जरूरी है। जब हम 60-65 के ऊपर हो जाते हैं, जब हमें स्वास्थ्य का इम्पोर्टेंस पता लगती है कि हेल्थ कितनी जरूरी है। बचपन में हम भी सुनते थे हेल्थ इज वेल्थ। हम भी, अरे मैंने कहा यार ये टीचर गलत बोल रहे हैं, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ तो कुछ नहीं, हम फिट हैं, पैसा चाहिए पैसा। अब बाद में आगे इस उम्र में पता लगता है नहीं यार, हेल्थ है तो वेल्थ है, उसकी वैल्यू है, वरना कोई वैल्यू नहीं है पैसे की। आपने अभी डिस्कस किया कि हर खिलाड़ी ऊपर नहीं जाता, जरूरी नहीं है हर खिलाड़ी ऊपर जाए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ टाइम पहले एक ऐसा ही स्टेटमेंट हमारे गोपीचंद सर ने दिया था। सर, तो आपका इसके ऊपर क्या टेक है कि ऐसा क्या कुछ गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है या लोग क्रिएट कर सकते हैं ऐसे ऑल्टरनेटिव्स कि अगर कोई प्लेयर ऊपर तक नहीं पहुंच पाया, उसकी लाइफ में नहीं था, उसने मेहनत करी, पर क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं कि वो दूसरी लाइन में अपना करियर बना सकता है? ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपने बहुत उम्दा सवाल ये पूछा है। मैं ईस्ट जर्मनी की बात करूं, वहाँ जो सिस्टम था सोशलिस्ट सिस्टम, वहाँ खेल को इतना इम्पोर्टेंस दी जाती थी फिजिकल कल्चर की, जो पुराना यूएसएसआर होता था, क्योंकि खेलों के माध्यम से वो खिलाड़ी विदेश जा सकते थे। उनका सिस्टम ऐसा था, उनके नागरिकों को विदेश जाना अलाउड नहीं था, जो सोशल जो ब्लॉक था, ईस्टर्न ब्लॉक जो था। लेकिन खेलों के माध्यम से उनको अच्छे कपड़े पहनने को मिलते थे, विदेश घूमने को मिलता था। वहाँ उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया था कि एक बच्चा अगर खेलों में, जैसे क्रिस्टिन ओटो का आप नाम लें, क्रिस्टिन ओटो, वहाँ एक तो अचीवमेंट के हिसाब से नौकरी देते थे और क्वालिफिकेशन के हिसाब से देते थे। अब हमारे जो हॉस्टल में, जिस हॉस्टल में मैं जर्मनी में रहता था, जो हमारे हॉस्टल का केयर टेकर था, आप आश्चर्यचकित होंगे कि वो जो केयर टेकर था वर्ल्ड कप वॉलीबॉल विनिंग टीम का मेंबर था। है केयर टेकर, वर्ल्ड कप विनिंग टीम। इंडिया में तो सिर पे उठा के घूमेंगे, उसको हीरो बना देंगे, पैसा आएगा। लेकिन क्योंकि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसने पूरी नहीं की, उस हिसाब से उसको वो नौकरी दी, वो ट्रेनिंग करवाई। उसको थोड़ा बिजली का काम आ रहा है, थोड़ा कारपेंटर का काम आ रहा है, थोड़ा प्लम्बर का काम आ रहा है, और वो ही इज हैप्पी। लेकिन अगर आप पढ़े हैं और स्पोर्ट्स में भी हैं तो उस प्रकार की नौकरी। और वहाँ उनका ये भी था कि एक बच्चे ने अगर ओलंपिक के लिए, ओलंपिक की 4 साल की उसकी लॉन्ग टर्म उसकी ट्रेनिंग प्लान बनाई है गवर्नमेंट ने, और वो दिन रात 3 सेशन वो ट्रेनिंग कर रहा है, 3 सेशन ट्रेनिंग कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग, फोरनून, नून एंड लेट इवनिंग सेशन, तो पढ़ाई तो कर नहीं सकता। जो 4 साल उसने जो लगाए वो उसके एज से माइनस कर दिए। इंडिया में तो ओवर एज हो जाएगा, उनको अलग। हमारे यहाँ रिलैक्सेशन किसको देते हो? ओबीसी को रिलैक्सेशन दे दो, डिसेबल्ड को रिलैक्सेशन दे दो, 1-2 साल की, महिलाओं को दे दो। वहाँ खिलाड़ियों को भी देते हैं। अगर उस खिलाड़ी ने देश का नाम रोशन किया है, देश के लिए मेडल लाया है, तो उसके वो 4 साल माइनस कर देते हैं, वो ओवर एज नहीं होगा। और ये भी जरूरी है कि हमारे यहाँ ऐसे भी प्रावधान होने चाहिए। अगर आप इंडिया टीम में नहीं आ पाए तो क्या भाई, लाखों बच्चे आज क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इंडिया टीम में कितने हैं? वही 15-16 बच्चे लेते हैं। फिर ये जरूर हो गया भैया, अब आजकल T20 के अलग हैं, 50 के अलग हैं, आईपीएल आ गया, आईपीएल अलग हो गया, ये हो गया, अब तो बहुत प्रावधान है। लेकिन हाँ, और हाँ, अभी उसमें भी रणजी लेवल पे भी काफी पैसा है, 30-40 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन जो इंडिया टीम में नहीं आया, उसका जरूर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को इस प्रकार का उसकी योग्यता के अनुसार उसको नौकरी देने का प्रावधान होना चाहिए। या उसको, अब जैसे मैं बताऊं आपको, मेरे पास कितने ऐसे बच्चे हैं। अब दीपा मलिक का नाम मैंने लिया। दीपा मलिक वाज ए स्विमर इनिशियली, आई ब्रॉट हर टू स्विमिंग, लेकिन वो कामयाब कहाँ हुई? एथलेटिक्स में। क्यों? जब मैंने देखा कि उसको स्विमिंग में उसकी बॉडी लंबी है, सी इज टॉल एंड हैवी, बॉडी उसकी लटक जाती है, T2 से नीचे उसके बॉडी में सेंसेशन नहीं है, तो स्विमिंग में वो ऐसे वाटर रेजिस्टेंस क्रिएट होता था, बॉडी ऐसे हो जाती थोड़ी देर के बाद। हाथ भी इतने स्ट्रांग नहीं थे, और उसको समझाया कि आप थ्रो ट्राई कर लो जरा। थ्रो में शोल्डर तो मोटे थे, तगड़े थे, हेल्दी थे, और वो शॉट में रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल लेके आई शॉट पुट में। ऐसे ही प्राची यादव का देख लो आप,
प्राची यादव आज पैरालंपिक खेली है, एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है ना। आज वो वर्ल्ड में मेरे ख्याल 5th-6th रैंक पे है। स्विमिंग में थी, स्विमिंग से तो आपने कहा ना बायोमैकेनिक्स, वो जो एक ऑलराउंड नॉलेज होती है कोच की, मैंने देखा कि ये बच्ची स्विमिंग में, इसके हाथ लंबे हैं, स्विमिंग में नीचे की बॉडी, ये पैडलिंग ट्राई करे और वो मानती भी हर जगह। उसने बोला है कि डॉक्टर, मैंने उसको कयाकिंग कैनोइंग में भेजा, वहां वो कामयाब है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिसको मैंने दूसरे गेम में भेजा या इवेंट चेंज कर दिया वो उसमें। तो गवर्नमेंट में ऐसा कोई प्रावधान जरूर होना चाहिए। कोई बच्चा कामयाब नहीं हुआ, अब कई बार आपको देखने को मिलेगा कि फला फला खिलाड़ी है भैया, ठेला लगा रहा है, ओलंपिक खिलाड़ी है, उसकी ये हालत है आर्थिक। तो गवर्नमेंट को साथ, स्टेट गवर्नमेंट हो, हमारा समाज है, लोकल एनजीओज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको मदद करनी चाहिए। सर जैसे हम देखते हैं कई राइवलरीज चलती हैं, थोड़ी जिसे कहते हैं थोड़ी फन कॉम्पिटिटिव राइवलरीज। एक राइवलरी सुनाई देती है फिजिकल एजुकेशन में, LNIP वर्सेस BHU। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हेल्दी कॉम्पिटिटिव। नहीं, मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि देखो, जो संस्था अच्छी है वो अच्छी है, जिसके पास फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी हैं, वो अच्छी हैं। और अब जैसे IITs हैं, हर एक IIT तो नहीं है। दिल्ली की IIT अगर किसी फील्ड में अच्छी है तो चेन्नई की IIT किसी में है, बॉम्बे की IIT की, कोई मैकेनिकल में फैकल्टी किसी की अच्छी है, किसी की कंप्यूटर की अच्छी है, किसी की किसी और साइंस में अच्छी है। तो राइवलरी तो होनी चाहिए, कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि अभी वी आर बेटर, वी आर। हम जब पहले तो LNIP अकेला एक ऐसी संस्था थी, हम कहते थे कि अभी LNCPE होता था उस वक्त के, LNCP प्रोड्यूसेस द बेस्ट, अदर्स प्रोड्यूस द रेस्ट। लेकिन अब अच्छी अच्छी संस्थाएं हो रही हैं, और यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की आ रही हैं। मणिपुर में खुल गई है, आसाम में खुल गई है, तमिलनाडु में दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटी आई थी LNIP के बाद। और BHU में जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फिजिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा उनका सिस्टम दूसरा है, LNIP का एक सिस्टम दूसरा है, और ये ऊपर नीचे तो चलता रहता है। LNIP में फैकल्टी भी पहले बहुत अच्छी होती थी, डेडिकेटेड थी। यहाँ के स्तर में भी थोड़ा सा कमी आई है। अभी 3-4 दिन पहले ही मेरा एक पेपर में स्टेटमेंट आया था, हालांकि कुछ लोगों को वो ठीक नहीं लगा होगा, बट दैट वाज ए फैक्ट। व्हेन यू अपॉइंट टीचर्स और एनीबडी विदाउट मेरिट, यू कंसिडर समथिंग एल्स देन द मेरिट, तो फिर वो लोग ऐसे ही फुलफिल करते हैं अपनी ड्यूटी। तो हर जगह ये हो रहा है, तो हर जगह ये है आजकल। तो मेरा ये मानना है कि मेरिट के बेस पर ही हमें, और अगर कैंडिडेट अच्छा नहीं है तो हम दोबारा इंटरव्यू करें, तिबारा करें। कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, फैसिलिटीज वी नीड, फैसिलिटीज हमारे एक एजुकेशन सिस्टम के एक फ्रिल्स हैं, झालर हैं, लेकिन अल्टीमेट डिफरेंस जो है ह्यूमन एलिमेंट क्रिएट करता है। अच्छा टीचर होगा वो कम फैसिलिटी में भी मॉडिफाई करके अपने बच्चों को इंटरेस्टिंग टॉपिक बना के पढ़ा सकता है, सिखा सकता है, स्पोर्ट्स टीचर भी। और लेकिन अनाड़ी टीचर होगा, कितनी भी फैसिलिटी हो, वो सब उनमें कबाड़ा कर देगा, उनका खंडर बना देगा उनको। तो अल्टीमेटली द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट मेक्स द डिफरेंस। और मेरे ख्याल से हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी राइवलरी होनी चाहिए। सर एक खिलाड़ी की लाइफ में सिर्फ फोकस, सिर्फ डेडिकेशन और डिसिप्लिन नहीं रहता, कुछ कुछ फन स्टोरीज भी रहती हैं। आपके टाइम पे आप LNIP में जब थे एज अ स्टूडेंट, तो आप अपना टाइम पास कैसे करते थे? क्या वहाँ कुछ आप मतलब फन या कुछ आप सिर्फ पढ़ाई में ही रहता था, या कुछ मतलब वहाँ गेम्स भी थे? LNIP का लाइफ इतनी अच्छी थी, देखो उन दिनों में सुविधाएं नहीं थी। आजकल तो हॉस्टल में टीवी हैं, हमारे टाइम तो रेडियो होता था, और रेडियो में भी वो ऊपर हम एंटीना बांधते थे, शाम को रेडियो सीलोन सुनते थे, और वो भी आवाज़ जोर से नहीं कर सकते। दूसरा, वीकेंड में हमें पिक्चर देखना अलाउड होता था, या हर शनिवार को हमारे ऑडिटोरियम में कुछ ना कुछ प्रोग्राम, कोई कल्चरल प्रोग्राम या कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड फिल्म, कोई अच्छी सोशल फिल्म ऐसी लगती थी। और या फिर वीकेंड में हम खेलते थे, आज भैया हम चलो 3A साइड बास्केटबॉल खेलेंगे, अपने स्पोर्ट को छोड़कर।
अपने, या आज हॉकी खेलने जाएंगे, या आज क्रिकेट का मैच होगा। यही मेरे ख्याल में रिक्रिएशन के साधन थे, और कोई ज़्यादा तो नहीं थे उस टाइम। मोबाइल नहीं थे, आजकल तो मोबाइल में दुनिया खोई हुई है। खाली टाइम में सो जाते थे, दंड बैठक पेल लेते थे अपना हॉस्टल में। हाँ, तो जैसा ऐसे रिक्रिएशन के साधन नहीं थे, लेकिन आपस में बैठ के गप्पे मारना और कैरम खेल लेना, टेबल टेनिस कॉमन रूम में खेल लेना, नहीं, ये टाइम पास होते। पेपर पढ़ना। सर रैगिंग नहीं होती थी? रैगिंग का नाम नहीं होता था, रैगिंग नाम मात्र नहीं होती थी, उल्टा होता था, उल्टा होता था। क्योंकि सीनियर्स जूनियर्स एक ही हॉस्टल में रहते थे। हमारी विंग्स बटी हुई थी कि ये मास्टर्स विंग है, ये बीपीएड थर्ड ईयर विंग है, ये फर्स्ट ईयर विंग है, ये सेकंड ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है, ऐसे। और हमारे सीनियर्स एक बड़े एग्जाम्पलरी होते थे। अब जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं, सिटी में जा रहे हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में हैं, अगर सीनियर वहाँ आ गए तो हम उठ के या तो बाहर निकल गए, वरना सीनियर ए बैठो, हम बैठे। अब हमारा पेमेंट सीनियर देगा। हमारे सीनियर, हम सामने नहीं आते, लेकिन हमारे सीनियर वो हमारे इतना, शाम को जैसे जो बच्चे वीक हैं थ्योरी में पढ़ाई, उनको शाम को कॉमन रूम में सीनियर्स हमारे पढ़ाते थे, बताते थे भाई किसके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, उनको बताएंगे, हेल्प करते थे। और इंट्रामोरल वगैरह में वो जैसे हमारे इंटर क्लास हमारे जो इंटर हॉस्टल, उसमें सीनियर्स नहीं खेलते थे, लेकिन वो हमें हेल्प करते थे। तो एक बहुत बड़ा रेस्पेक्ट। रैगिंग वर्ड तो उन दिनों में सुना ही नहीं था हमने, ये तो अभी रिसेंट शुरू हुआ है, अभी कुछ सालों से। आई डोंट नो एलएनआईबी में कितना रैगिंग होता है, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में हमने सुना था कि होता है। सर आपका ड्रीम क्या है, और आप इंडियन में स्पोर्ट्स को और पैरा स्पोर्ट्स को कहाँ देखते हैं आज से आगे फ्यूचर में? देखिए, ड्रीम, अब तो मैं ऑलरेडी आई एम 71+, कोई ज़्यादा ड्रीम नहीं है। बस ये है कि जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, मैं पैरा स्विमिंग में, पैरा स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करता रहूं। जैसे मैंने पहले बताया कि मैं पैरा एथलेटिक्स में भी थोड़ी मदद कर देता हूं। मेरा पैरा एथलेटिक्स में भी इक्वल, मेरा जो ग्रेजुएशन में मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो एथलेटिक्स में है। तो कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मेरे को मिलती रहती है पैरालंपिक कमेटी की ओर से। गेम्स वगैरह में जाते हैं, जैसे टोक्यो ओलंपिक्स में मेरे को CLO, कोविड लाइजनिंग ऑफिसर मेरे को बनाया था। तो चीफ डिमिशन वगैरह में यूथ एशियन गेम्स वगैरह में बन कर गया हूँ। तो ड्रीम कुछ नहीं है, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं मैं करता रहूँ, बच्चों को आगे पुश करता रहूँ, धक्के देता रहूँ। एक कोच का एक मैं तो एडवाइजरी है, आजकल भी जाता हूँ मैं, थोड़े बहुत बच्चे कुछ बाहर से आ जाते हैं, उनको तैराकी करवाता हूँ। कोई बड़ा अब ये नहीं। हाँ, जहाँ तक भारत की बात करें, अब जैसे हम इस बार हमारा पेरिस ओलंपिक्स में हमारा 25 मेडल का था टारगेट, हम 29 लेकर आए। और जो हमारा 2028 का है उसमें हमारा 50 का टारगेट है। 2032 का हमारा 75 का टारगेट हम लेके चल रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं भारतीय सरकार कि 2036 में अगर इंडिया में ओलंपिक्स होते हैं तो हमारा 100 मेडल का टारगेट है, पूरे पैरा स्पोर्ट्स को मिलाकर, अकेला से नहीं। तो ये हमारा टारगेट है। इंडिया लोग हेल्दी हो, ये मेरा सपना है। दिव्यांग हो, कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, हेल्दी हो। ये नहीं पेट निकले हुए हैं और ये जा रहे, डायबिटीज है, ये है, वो है। एक्सरसाइज करें, हेल्दी रहें, बीमारियां कम से कम हो, ये मेरा सपना है। इट वॉज लवली टू टॉक टू यू सर, थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आई मस्ट थैंक यू ऑल्सो, वेरी प्रोफेशनल्स questions you had put up, and I hope this interview will guide our generations and our Divyang people all over India. Thank you very much.